हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन के जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे थे उनको इसी वीडियो में पढ़ के ख़त्म कर देंगे। इसके पहले के जितने भी साइकोलॉजी के और बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो हमारे ऐप को अभी डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके LT का बैच मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ये जितने टॉपिक्स हम इनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पर्सनालिटी, मोटिवेशन और प्ले थ्योरीज, इन तीनों टॉपिक्स को इसी एक वीडियो में करके खत्म कर देंगे। तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी होगी तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, UGC नेट का बैच, UGC नेट JRF का बैच आपका जो है ये हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बैच शुरू हो चुका हो, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, 3 टीचर्स अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके आपको पूरी सारा सिलेबस, सारी मेहनत अपनी आपके साथ करेंगे और आप इस बार अपना बेस्ट एग्जाम दोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के हम लोग इस वीडियो को। ये जितना भी हमारा थ्योरी वाला पार्ट हम ये सब पढ़ चुके थे, इंटेलिजेंस थ्योरी को हम आज शुरू करेंगे पर्सनालिटी से। और ये रहा, ठीक है। चलो पुराने वीडियोस जितने भी उनको ज़रूर देख लेना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। चलो पर्सनालिटी की बात करेंगे, क्या होता है पर्सनालिटी। तो जो द टर्म पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग मास्क, यूज्ड इन एशियन ग्रीक ड्रामास। तो देखो, ये जो मास्क की कहानी है ये ग्रीक्स के जो ड्रामा हुआ करते थे वहाँ से शुरू हुई है। वहाँ पे लोग अलग अलग मास्क पहना करते थे और फिर स्टेज पे जाके ड्रामा परफॉर्म करते थे अलग अलग कैरेक्टर्स का। तो वहीं से ये टर्म निकला मास्क का, जो कि एक लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया, और इस लैटिन वर्ड पर्सोना का यूज़ करके हमने इंग्लिश का पर्सनालिटी वर्ड को फॉर्मेशन कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि इसको हमने डेवलप कर लिया इन डिक्शनरीज, ठीक है। और जिसका मतलब होता है मास्क। अर्लियर इट रिफर्ड ओनली टू आउटर अपीयरेंस, हाउ अ पर्सन लुक्स और बिहेव्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो पहले क्या बोला जाता था कि जो हमारा आउटर लुक होता था, यानी कि हम जैसे दिखते थे, उसी चीज़ को पर्सनैलिटी माना जाता था। अब इन मॉडर्न साइकोलॉजी पर्सनैलिटी इज अंडरस्टूड एज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल, अब आपका जितनी भी अंतर की जितनी भी चीज़ें हैं, थॉट्स हो गए, इमोशंस हो गया, एटीट्यूड्स हो गया, फीलिंग हो गया, बिलीव्स हो गया, ये सब, और आपका एक्सटर्नल यानी कि बिहेवियर, आपके एक्शंस, इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग पर्सनैलिटी बनाते हैं एक इंडिविजुअल की, जो कि आपका पर्सनल और यूनिक हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड बिहेवियर विच डिटरमाइंस हाउ अ पर्सन थिंग्स, फील्स एंड एक्ट्स। तो एक इंसान कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और फिर कैसा उस पर एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनालिटी के अंदर काउंट होती हैं। एग्जाम्पल, अ प्लेयर हु स्टेज काम अंडर प्रेशर, इंटरनल ट्रेट है जिसका ये, अंडर प्रेशर एंड अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी काम रहने का, एंड इनकरेजेस टीममेट्स, एक्सटर्नल बिहेवियर शोज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो एक प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, उसके बावजूद वो काम रह के खुद को काम रख पा रहा है और साथ ही साथ अपने टीममेट्स को भी मोटिवेट कर रहा है तो ये उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी दिखाएगा, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको रीड कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पर्सनालिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिक होती है, इंडिविजुअल्स अलग हो सकती है। इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ काम करती हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, अलग अलग चीज़ें। कंसिस्टेंट होती है, यानी कि बिहेवियर्स वेरी कर सकते हैं लेकिन पर्सनालिटी हमेशा सेम रहती है। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग जो है, अगर वो आज किसी वजह से नाराज़ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्सनालिटी ही नाराज़ वाली है। वो वैसे नॉर्मल रहता है, खुश रहता है, लेकिन आज किसी एक्सट्रीम सिचुएशन की वजह से वो परेशान हो गया तो उसका बिहेवियर वेरी किया है, उसकी पर्सनालिटी वेरी नहीं की है, वो अभी भी वैसा ही है। जैसे कि हम एक प्लेयर के लिए बोल सकते हैं कि भाई अगर प्लेयर बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहा है तो उसकी फॉर्म खराब है, ऐसा नहीं है कि उसकी क्लास खराब है या फिर उसकी स्किल्स खराब है, ठीक है। तो ये होता है हमारे कंसिस्टेंसी। देन डायनेमिक, इट चेंजेस विद एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। तो ये चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के साथ, सिचुएशन के साथ। एडजस्टिव फंक्शन, पर्सनालिटी हेल्प्स इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। तो आप पर्सनालिटी की वजह से ही एनवायरनमेंट से अडेप्ट भी कर पाते हो। फिर क्या क्या फिजिकल एजुकेशन में पर्सनालिटी का काम होता है। तो भाई परफॉर्मेंस, लीडरशिप और टीम स्पिरिट में मदद करती है। टीम गेम्स में आपको डेवलप करेगी। एक्सट्रोवर्ट अगर आप हो तो टीम गेम्स में बहुत फायदेमंद है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोचेस स्टडी एथलीट्स पर्सनालिटीज टू इंप्रूव मोटिवेशन, स्ट्रेस हैंडलिंग एंड ग्रुप कोहेजन। एक कोच अपने प्लेयर्स को समझ के फिर टीम को समझ जाते हो, फिर उस हिसाब से उनके साथ अपना मैनेजमेंट करता है, उनके साथ उसको मोटिवेट करता है, साइकोलॉजिकली उनको डेवलप करता है। एग्जाम्पल है क्रिकेटर लाइक MS धोनी is known for a calm personality and under high pressure situations making him an effective leader। तो धोनी क्या है भाई, एक काम पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये जाने जाते हैं कि इवन इन सिचुएशंस जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग अपना कूल खो देते हैं, वो कैप्टन कूल बन के अपना काम करते थे, ठीक है। थाला फॉर अ रीजन। चलो फिर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं जनरली आपके पेपर में, और आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखो कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने 3 टाइप्स में दी है क्लासिफिकेशन, किसने? कार्ल जंग्स ने, और ये है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, आपको इन दो का मतलब अच्छे से पता होगा, एक बार रिवाइज कर लो। और इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने किसने ये थ्योरी दी है? तो कार्ल जंग ने दी है। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? इनवर्ड लुकिंग, रिजर्व्ड एंड सेल्फ कंट्रोल। ये कौन लोग हैं भाई? जो आपके क्लास में, जो कि आपके ग्रुप में चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनको अकेले रहना पसंद है, उनसे ज़्यादा बोलो तो बस ऐसे करते हैं, नहीं 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 ठीक है थैंक यू मुझे और नहीं खाना बस, और फिर चुपचाप बैठ के फ़ोन में कुछ करते रहेंगे या कहीं बाहर टहलने चले जाएंगे। तो यह इंट्रोवर्ट जो कि खुद में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, एक्सेल्स इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, आर्चरी और चेस। तो ये उन स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है, जहाँ पे उनको किसी दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि टीम स्पोर्ट्स। फिर एक्सट्रोवर्ट क्या है? आउटगोइंग है, सोशल और एनर्जेटिक है, एकदम जोश से भरे रहते हैं। जब डांस करने को बोलो डांस करेंगे, जब घूमने को बोल दो घूमने चल देंगे। तो ये होते हैं आपके एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोशल, ये अच्छे से लोगों के साथ रह लेते हैं। किसी भी अपने साथ लेके जाओ, अपने 4-5 फ्रेंड्स से मिलाओ, तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि तुमसे ज़्यादा वो उसको जानते हैं और उनकी दोस्ती तुमसे ज़्यादा बेटर है ना। तो ऐसे होते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग, कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर होगा। तो ये टीम स्पोर्ट में एक्सेल करते हैं, जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल। एम्बीवर्ट क्या होता है? दोनों का बैलेंस होता है। जनरली हम सब एम्बीवर्ट हैं, अलग अलग सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही एम्बीवर्ट बोला जाता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कंडीशंस के हिसाब से अपने हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट आपकी है हिप्पोक्रेट्स के 4 टेम्परामेंट्स। ये क्या क्या है? सैंग्विन, कॉलरिक, फ्लेगमेटिक और मेलनकॉलिक। सैंग्विन क्या है भाई? लाइवली हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और सोशल हैं, खुश रहते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, जो कि टीम लीडरशिप के लिए अच्छी बात होती है। ठीक है, सेकंड है कॉलरिक, ये एग्रेसिव होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। इनको चीज़ें हासिल करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, यानी कि ये चीज़ें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, और थोड़ा सा ये एग्रेसिव भी होते हैं नेचर। कॉम्बैट और स्प्रिंट स्पोर्ट्स में ऐसे लोगों को ज़्यादा देखा जाता है। तो देखो ये चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि सैंग्विन पर्सनैलिटी होती कैसी है, और फिर किस टाइप ऑफ स्पोर्ट में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कहाँ के किस गेम के हिसाब से वो अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच करने में या फिर सीधे सीधे PYQ सॉरी MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर फ्लैग्मेटिक, काम और डिपेंडेबल होते हैं। ये लोग बहुत शांत दिमाग के होते हैं और इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, और ये एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए अच्छे होते हैं। एंड देन लास्ट मेलनकॉलिक, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, थॉटफुल होते हैं, इनको चीज़ें परफेक्ट रखना बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और ये इमेजिनेटिव यानी कि एक्सप्लोर करने वाले होते हैं, थॉटफुल होते हैं, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये किन गेम के लिए अच्छे हैं? प्रिसीजन स्पोर्ट्स के लिए अच्छे होते हैं। प्रिसीजन स्पोर्ट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे आपको बेसिकली बहुत प्रिसाइज तरीके से अपना परफॉर्मेंस देनी होती है, जैसे कि गोल्फ हो गया, आपको पता है कि आपको बॉल को उस पर्टिकुलर होल के अंदर डालना है। सॉरी, आर्चरी हो गया, आपको पता है कि आपको शॉट लेना है। ठीक है, और बिलियर्ड्स होगा, स्नूकर्स हो गया, ये सारे गेम क्या है? बट ये प्रिसीजन स्पोर्ट्स है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एक परफेक्ट शॉट लेना होता है। ठीक है, तो ये हिप्पोक्रेट्स के 4 हैं, सैंग्विन, कॉलरिक, फ्लेगमेटिक और मेलनकॉलिक। इनको आपको याद करना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा। और कार्ल जंग की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं आइजनेक पर्सनैलिटी डायमेंशंस की। इन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्जन को स्टेबल और अनस्टेबल के साथ जोड़ के 4 पर्सनैलिटी टाइप्स बनाए थे। क्या क्या हो गया? एक्सट्रोवर्ट स्टेबल, एक्सट्रोवर्ट अनस्टेबल, इंट्रोवर्ट स्टेबल और इंट्रोवर्ट अनस्टेबल। ठीक है, तो चारों याद हो जाएंगे बड़े आराम से। इनका मतलब देख लो, एक्सट्रोवर्ट है और स्टेबल है, यानी कि सोशल है, बाहर जाना पसंद करता है, लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है, और स्टेबल है यानी कि समझदार है, शांत दिमाग का है। तो जैसे कि आउटगोइंग हो गया और रिलायबल भी हो गया, कि भाई एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता है, बात करता है, बहुत ओपन रहता है, लेकिन जब उसको काम करने को बोलो या फिर उसको इतनी समझ है कि कब कितनी चीज़ें कैसे एक्ट करना है, तो ये क्या है? एक्सट्रोवर्ट है लेकिन स्टेबल है। इसके उल्टे में क्या हो गया? एक्सट्रोवर्ट और अनस्टेबल, यानी कि एक्साइटेबल है लेकिन एग्रेसिव भी है। ये तो आपके एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी हो गई, एक्साइटेबल, की आउटगोइंग है, एक्साइटेबल है, बड़ा जोशीला टाइप का है, लेकिन एग्रेसिव भी है, कि भाई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो वो भी पागल हो जाता है, उसके ऊपर आप भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, थर्ड है इंट्रोवर्ट और स्टेबल, काम और डिपेंडेबल है, अच्छा है, शांत रहता है, चुपचाप रहता है, लेकिन अपना काम भी पूरा रखता है, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। इंट्रोवर्ट अनस्टेबल क्या है? एंशियस है और मूडी है। एंशियस मतलब है कि मतलब घबराता रहता है, चुपचाप रहता है, सोचता रहता है, और फिर मूडी भी है, कि भाई अचानक से उसके मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं, कभी शांत है तो कभी आपको बोलेगा कि चलो मैं अभी बात नहीं करूंगा, और कभी आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देगा कि तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो। तो ये अलग अलग 4 पर्सनालिटी टाइप्स हैं जो कि आइजनेक ने दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिडमैन और रोजमेंस के। इन्होंने टाइप A-B पर्सनालिटी दिया है। ये सिंपल सा है। टाइप A क्या है भाई? ये ऐसे लोग होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, एम्बियस होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, हाई स्ट्रेस और रिस्क टेकर होते हैं, बेस्ट इन फास्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। तो जनरली थोड़े से एग्रेसिव वाले पार्ट पे रहते हैं, जहाँ पे इनको
बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने का और बहुत ज़्यादा मतलब जोशीला रहने का इनको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। टाइप बी क्या होते हैं, और ये टाइप बी आपकी बेस्ट पर्सनालिटी भी कहलाती है, तो बी से बेस्ट भी आप याद रख सकते हो। ये क्या है, रिलैक्स्ड है, पेशेंट है, इजी गोइंग है और लेस स्ट्रेस्ड है, बेस्ट इन रिक्रिएशनल और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, तो ये इसमें अच्छे रहते हैं, और ओवरऑल भी ये बहुत शांत दिमाग के रहते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका टाइप ए बी पर्सनैलिटी। फिर है विलियम शेल्डन्स सोमैटोटाइप थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम से पूछी जाती है। लिंक पर्सनैलिटी विद बॉडी स्ट्रक्चर, इन्होंने बात करी है बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, जहाँ पे 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया शेल्डन ने, एक एंडोमॉर्फ, एक मीजोमॉर्फ और एक एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एंडोमॉर्फ क्या होते हैं, ये होते हैं थोड़े से गोल मटोल लोग, जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है लेकिन जिनका पेट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ होता है। मीजोमॉर्फ क्या होते हैं, ये मस्कुलर होते हैं, ये बेस्ट होते हैं, इनका फिजिक बहुत अच्छा होता है। और एक्टोमॉर्फ क्या होता है, ये आपके पतले होते हैं, दुबले पतले लोग लेकिन लंबे ये होते हैं, ठीक है। अब देखो एंडोमॉर्फ में, देखो राउंड है, सॉफ्ट बॉडी है, सोशल है, रिलैक्स्ड है, कंफर्ट लिविंग है, और वेट लिफ्टिंग और शॉर्ट पुट जैसे गेम्स में आप इनको यूज कर सकते हो ना। आपने देखा होगा जनरली वेट लिफ्टिंग और शॉर्ट पुट में जो राउंड बॉडी वाले लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मीजोमॉर्फ में मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बॉडी हो गया, एडवेंचरस हैं, असर्टिव हैं, बोल्ड हैं, बॉक्सिंग, स्प्रिंटिंग, रेसलिंग, फुटबॉल, यानी कि बेसिकली इनका जो बॉडी टाइप है वो हर गेम के लिए बेस्ट रहता है। एंड देन एक्टोमॉर्फ, ये थिन और डेलिकेट बॉडी होती है, इंट्रोवर्टेड होते हैं, चुपचाप रहते हैं, थॉटफुल होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और जिम्नास्टिक जैसे गेम्स में ये अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत लाइट होती है। और एक्टोमॉर्फी की वजह से इनका जो एंड्योरेंस होता है वो भी बढ़िया होता है। आपने देखा होगा जनरली जो केन्या के जो एथलीट्स होते हैं वो कितने पतले पतले होते हैं, हाइट भी ठीक ठाक होती है और पतले होते हैं, तो वह एक्टोमॉर्फी का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो उसको याद कर लो, एंडो से अंडा याद कर लो, अंडा होता है ना गोल मटोल, तो अंडा का एंडोमॉर्फ हो गया, ठीक है। मीजो के एम से मस्कुलर याद कर लो, फिर एक्टोमॉर्फ तो आपको याद हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लो ताकि कभी भी आए तो आपको सोचना ना पड़े, तुरंत आप इसको लिख लो, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपका विलियम शेल्डन का सोमैटो टाइपिंग है ये कुछ डिजिट्स के हिसाब से फॉलो करता है, और वो डिजिट्स हैं 711, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन पे काम करता है, जैसे कि 711 हो गया, 171 हो गया, 171 हो गया, और नेक्स्ट आपका, एक मिनट मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ उससे समझ में आएगा, और एक आपका हो जाएगा 117, ठीक है। अभी जो 711 है ये एंडोमॉर्फी के लिए यूज होता है, जो एंडोमॉर्फ लोग होते हैं इनको कोड दिया जाता है 711। तो ये वाला जो सबसे लेफ्ट वाला है ये आपका एंडोमॉर्फ होता है, ये एंडोमॉर्फ का कोड है, बीच वाला मीजोमॉर्फ का कोड होता है, और लास्ट वाला एक्टोमॉर्फ का आपका कोड होता है, ठीक है। ये एक्टो का है और ये एंडो का है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये बंदा एंडोमॉर्फ है, ठीक है। अगर बीच में 7 है और साइड में 1 है तो इसका मतलब ये मस्कुलर है यानी कि मीजोमॉर्फ है, और अगर दोनों ये 1 है और लास्ट में 7 है तो ये क्या है, ये बंदा एक्टोमॉर्फ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कोड्स को याद कर सकते हो, ठीक है। चलो इनको याद कर लेना, इस हिसाब से ही होता है, और ये मैच करने के लिए भी आ चुका है नेट के एग्जाम में। बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी की बात करते हैं, जिसको हम ओशन मॉडल थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ओशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो पहले पहले जो हर यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेड दिया गया ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन का बॉडी का नहीं, तो इनका जो पहले पहले अल्फ़ाबेट है जैसे कि OCEAN, तो इनसे जोड़ के इसको ओशन मॉडल या फिर ओशन थ्योरी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसको बिग 5 थ्योरी या बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो जो 5 डायमेंशन है, 5 ट्रेट हैं, उनको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला है आपका ओपननेस, ठीक है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं इसको, इसको हम ओपननेस ही बोलते हैं। तो मैं ये एक्सपीरियंस जो लिखा है इसको हटा देता हूँ, इसका जो नाम है दैट इज ओपननेस। एक्सपीरियंस इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है इस ट्रेट का, ठीक है। चलो तो ये क्या लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है। ओपननेस से आपको ओपन वर्ड से समझ में आ रहा होगा, जो कि खुले विचार के हैं। तो ये इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को जानना ये पसंद करते हैं, उनको इच्छा होती है कि मैं और ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानूँ। स्पोर्ट्स क्या है, इनोवेटिव और ट्रेनिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जिसमें थोड़ा सा इनोवेशन और इमेजिनेशन चाहिए होता है, उन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है एक मिनट क्या, फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है भाई, ये डिसिप्लिन लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और गोल ओरिएंटेड लोग ये लोग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या है भाई, डिसिप्लिन में रहते हैं, हर चीज़ को फॉलो करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, और एक गोल को फॉलो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हो गया, मैराथन ट्रेनिंग हो गया, तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस वाले जो लोग हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन, ये वही सेम एक्सट्रोवर्ट है, हमने बहुत बार ऊपर बात कर ली। देन नेक्स्ट इज एग्रीएबलनेस, ये क्या होता है, ये कोऑपरेटिव, काइंड और एम्पैथेटिक लोग होते हैं, ठीक है। एग्रीएबलनेस क्या लोग हैं, अगर ये ट्रेट आपके अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे में एग्रीएबलनेस के ट्रेट हैं तो इसका मतलब है कि आपके उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, वो काइंड है और लोगों
को समझता है, ठीक है। और लास्ट वाला न्यूरोटिज्म है, ये आपका एक अकेला है जो कि नेगेटिव एक ट्रेट है, जिसमें बात होती है एंशियस, मूडी, इमोशनली अनस्टेबल। यानी कि न्यूरोटिज्म वाली जो क्वालिटी है किसी के अंदर या ट्रेट किसी के अंदर होता है, तो इसका मतलब होता है कि उनके मूड्स जो है वो अनस्टेबल है, कभी वो नाराज हो जाएगा, कभी गुस्सा हो जाएगा, तो उनके जो मूड्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। तो इसमें जो आपके चार हैं ओशन के, जो OCEA है, तो ये आपके पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। इन चारों में पॉजिटिव बात बोली गई है। और जो लास्ट वाला है ये एक नेगेटिव ट्रेट डाला गया है कि ये किसके अंदर होता है या फिर किसके अंदर नहीं होता है। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि बिग फाइव थ्योरी में एक टर्म और जुड़ता है, दैट इज हाई लेवल एंड लो लेवल, ठीक है। एक चीज इसमें और जोड़ी जाती है, हाई लेवल और लो लेवल। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, एक बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। हाई लेवल का क्या मतलब होता है, हाई लेवल इज जस्ट जो मतलब एक्चुअली में यहां पे मैंने आपको बताया, जो ओपननेस का मतलब होता है, जो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, जो एक्सट्रावर्जन का एक्चुअली मतलब होता है, एग्रीएबलनेस का और न्यूरोटिज्म का जो मतलब होता है, वही चीज यहां पे आपके हाई के अंदर आ जाती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। जो मतलब नॉर्मल होता है वर्ड का, वही सेम मीनिंग आपकी हाई के अंदर लिखी जाती है, जबकि लो जो आपका लो लेवल होता है, इसके अंदर अपोजिट मीनिंग लिखी जाती है उसी पर्टिकुलर टर्म की, बस अपोजिट मीनिंग। इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओपननेस में नॉर्मल मतलब क्या था, क्रिएटिव था, इमेजिनेटिव था, क्यूरियस था। तो हाई के अंदर भी सेम मतलब होगा कि वो इमेजिनेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, क्यूरियस होगा। लो के अंदर अपोजिट हो जाएगा कि भाई अब इमेजिनेशन नहीं है, अब सेल्फ सेंटर्ड रहता है, चुपचाप रहता है, फिक्स्ड रहता है, रिजिड रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है इमेजिनेशन से या क्यूरियस से, वो चुपचाप रहना पसंद करता है और जो काम मिल गया चुपचाप उसको करो और कहानी खत्म। कोई इमेजिन करने की कि चांद के ऊपर भी घर बनाएंगे, मार्स में भी पैदा होंगे बच्चे, अब ये होगा वो होगा, कुछ नहीं भाई, सिर्फ जो है उतने में रहो। कॉन्शियसनेस डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, सेम बात यहाँ पे लिखी जाएगी हाई वाले फैक्टर में, हाई लेवल में। लो में अपोजिट हो जाएगा, इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, कोई गोल नहीं होगा। एक्स्ट्रावर्जन में हाई में सेम बात, और यहाँ पे इंट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे कि चुप रहता है और अपने में रहता है। एग्रीएबलनेस में कोऑपरेटिव है, वहां पे अनकोऑपरेटिव हो जाएगा। न्यूरोटिज्म, अब देखो न्यूरोटिज्म में क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो हाई में भी नेगेटिव बात ही इसकी लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी जो बात लिखी जाएगी वो नेगेटिव लिखी जाएगी, लेकिन लो में वो बात जाके पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हम अपोजिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंशियस, मूडी, इमोशनली अनस्टेबल है, तो वहां पे इमोशनली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लो वाले में जस्ट अपोजिट लिखना है और हाई वाले में सेम बात आपको लिख देनी है और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। ये छोटी सी टेबल है, इसको फटाफट रीड कर लो, या मैं 2 सेकंड का वेट करता हूँ। आप लोग चाहो तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट। बाकी अगर आप लोग नोट्स डाउनलोड करोगे तब तो फिर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैंने बटन देखो नीचे चला दिया, छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिख जाए, और आप लोग सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलो बहुत है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। प्रेरणा की हम बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे कि क्या होता है। आई थिंक ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, दोबारा से एक बार पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएगा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेरे, जिसका मतलब होता है टू मूव, ठीक है। मोटिवेशन भी हमें यही करता है, टू मूव, यानी कि आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मोटिवेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी यही है, मोवेरे। इसके बाद इन साइकोलॉजी, मोटिवेशन इज द इंटरनल प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजी के अंदर एक इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि हमारे अंदर से एक चाह आती है, हमारे अंदर से एक आप ऐसे बोल सकते हो कि एक पुश आता है, एक फोर्स आती है, एक ड्राइव आता है कि हमें किसी काम को पूरा करना है, ठीक है। इट आंसर्स वाई वी बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो मोटिवेशन ही ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि ये चीज़ हमें समझाता है, लोगों को बताता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों क्यों कर रहे हो, है ना। इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, मोटिवेशन पुशेस एंड एथलीट्स टू ट्रेन हार्डर। हमें और ज़्यादा मेहनत करने पर ये मोटिवेशन मजबूर करता है। ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, कोई कठिनाइयाँ आती हैं लेकिन फिर भी हम अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और उन कठिनाइयों को साइड में रख के उनको, जो भी आपके चीज़ें आती हैं उनको ऊपर से कूद के आगे निकल जाते हैं। एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अ स्प्रिंटर ट्रेन्स डेली एट 5 AM, ये इसका बिहेवियर है, बिकॉज दे वॉन्ट टू विन अ गोल्ड मेडल, और ये इसका गोल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, द फोर्स दैट ड्राइव्स द परसिस्टेंस इज मोटिवेशन। तो ये जो फोर्स है, ये जो चाह है उसकी कि उसको एक गोल्ड मेडल जीतना है, तो ये क्या है, ये आपका मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो आपने पढ़े होंगे। उसके अलावा जो इनके अंडर जो कुछ मोटिवेशंस आते हैं, जो पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रिंसिक, इसको देख लेते हैं। कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, जो हमारे अंदर से आता है, इसको आप इंटरनल मोटिवेशन भी बोल सकते हो।
ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन, नो एक्सटर्नल रिवॉर्ड इज रिक्वायर्ड, कोई ट्रॉफी पैसे अवार्ड की जरूरत नहीं है, हम खुद में ही इतने मोटिवेटेड हैं कि हम उस काम को करेंगे। लीड्स टू लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो ये क्या करता है, ये आपको लंबे टाइम के लिए कमिटेड रखता है, क्योंकि इंटरनल है, आपके अंदर से आ रहा है, तो आपको किसी और के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी ये देता है कि भाई आपने अपने आप इस चीज को किया, ठीक है। एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स, अ जिमनास्ट प्रैक्टिसिंग फ्लिप्स बिकॉज दे लव द चैलेंज, नॉट जस्ट फॉर मेडल्स, अ रनर ट्रेनिंग बिकॉज रनिंग मेक्स देम फील गुड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्राइज या ट्रॉफी की बात नहीं है, हम अपने लिए इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी सिचुएशन है भाई, आप लोग अगर सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, लाइक कर दो, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा मेरे लिए, बट इंटरनल मोटिवेशन इतना है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं। चलो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं। कम्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडिविजुअल्स, तो एक इंडिविजुअल के बाहर से, जैसे अभी आप लोग सब्सक्राइब करोगे और लाइक कर दोगे फटाफट वीडियो को, तो ये मेरे बाहर से एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा। ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, प्राइजेस, ग्रेड्स और अवॉइडिंग पनिशमेंट, तो रिवॉर्ड हो सकते हैं, रिकॉग्निशन हो सकती है कि आपको कहीं पहचान मिल जाए, प्राइज हो सकते हैं, कोई ग्रेड या मार्क्स हो सकते हैं, या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल है। जैसे कि हमारे कोच बोलते हैं, जैसे जो लोग क्रिकेट, हॉकी या इन सब फील्ड या कोई भी गेम के हो, तो आपको पनिशमेंट के लिए पहले से डरा दिया जाता है कि अगर आज मैच हारे तो ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो आप उसकी वजह से मोटिवेट होकर फटाफट मैच को जीत जाते हो, ठीक है। कैन बूस्ट परफॉर्मेंस बट में रिड्यूस इफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स डिसअपियर, अब पता चले कि कॉम्पिटिशन चल रहा है, आपको पता है कि जो जीतेगा उसको 50,000 मिलेगा, फिर कॉम्पिटिशन चलते चलते पता चला कि 50,000 से प्राइस जो है 5,000 हो गया, तो थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है तो आप पैसे नहीं अपने गेम के लिए खेलोगे, बट हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स गायब हो जाएंगे तो भाई आप मेहनत अपनी छोड़ दोगे, है ना। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि कभी कभी बोला जाता है कि ये फलाना टूर्नामेंट हो रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब जिनको पता है कि भाई ये फालतू बात है, सिर्फ अपने टूर्नामेंट में एंट्रीज लेने के लिए ऐसा ये कर रहे हैं कि बच्चे आ जाएं बेवकूफ़ बन के और इनको पैसे मिल जाए, छोटा सा टूर्नामेंट हो जाए, इनका नाम हो जाए, तो जो लोग समझदार होते हैं वो लोग उस टूर्नामेंट में नहीं जाते। तो जैसे समझ में आया कि जो रिवॉर्ड है वो बेकार है, आपकी परफॉर्मेंस जो है, या फिर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स, अ फुटबॉलर प्लेइंग हार्ड टू विन अ ट्रॉफी, अ स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली टू गेट प्रेज फ्रॉम कोच और पेरेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन की और नेगेटिव मोशन की, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक हो गया ये, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, अप्रिसिएशन और सक्सेस, तो जो भी आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, आपको कोई शाबाशी दे रहा है, आपको रिकग्निशन मिल रही है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब आपका पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आएगा। इंकरेजेस रेपिटेशन और डिजायरेबल बिहेवियर, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म। एग्जाम्पल क्या है, मेडल, सर्टिफिकेट, अपलॉज फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि लोग तालियां आपके लिए बजा रहे हैं। कोच प्रेजिंग अ प्लेयर आफ्टर अ गुड गेम, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आएंगी, और जितनी भी खराब और खतरनाक चीज़ें हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आएंगी, कि फियर ऑफ पनिशमेंट हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया कि आपकी बेइज्जती हो सकती है, या फिर फियर ऑफ फेलियर हो गया कि आप हार सकते हो चीज़ों को, तो उसके लिए वो भी आपके लिए नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। वर्क्स बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल आउटकम्स, यानी कि भाई ये कब काम करता है कि आपके वर्क्स बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल आउटकम्स, ये आई थिंक थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है, वर्क्स बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल आउटकम्स, ठीक है। चलो थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज गड़बड़ है, वर्क्स बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल आउटकम्स, बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल आउटकम्स, तो नेगेटिव मोटिवेशन इसके हिसाब से लिखा है कि एक्चुअली जो नोट्स जिस बुक से बनाए हैं वहाँ पे भी यही चीज़ लिखी थी। नेगेटिव मोटिवेशन कहता है कि ये तब काम करता है जब हम अनडिजायरेबल आउटकम्स को अवॉइड करते हैं, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना अगर, तो फिर नेगेटिव मोटिवेशन कहाँ से हुआ, जब हम अनडिजायरेबल आउटकम्स को अवॉइड ही कर दे रहे हैं, जो चीज़ हम चाहते नहीं हैं वो ना हो, अवॉइड कर देंगे तो पॉजिटिव हो गया ना। ठीक है चलो कोई नहीं, चलो इस पॉइंट को छोड़ दो, समझ तो गए होगे इसका मतलब क्या है। मैं बुक में एक बार दोबारा से चेक कर लूंगा, अगर कोई वर्ड या अल्फ़ाबेट या कुछ भी मिस होगा, कोई बीच में कुछ टर्म मिस होगा, तो मैं इसको आपको बता दूंगा। मे क्रिएट प्रेशर एंड स्ट्रेस इफ ओवर यूज, ठीक है, तो प्रेशर और आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा अगर आप उसी कंडीशन को बार बार आपके साथ ये चीज़ें होती रहेंगी, या फिर नेगेटिव मोटिवेशन अगर बार बार आपके साथ होता रहेगा तो आप प्रेशर की कंडीशन में आ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एन एथलीट ट्रेन्स हार्ड टू अवॉइड बीइंग ड्रॉप फ्रॉम द टीम, एक एथलीट है अगर उसको इस बात का आइडिया लगा कि उसको टीम से निकाला जा सकता है, तो ये उसके लिए नेगेटिव मोटिवेशन की तरह काम करेगा और फिर वो और मेहनत करेगा। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग वेल टू अवॉइड फेलिंग इन एग्जाम, एग्जाम में फेल ना हो जाए इसलिए आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। और मेरा दिमाग उसी लाइन पे लगा हुआ है, वर्क्स बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल आउटकम, अच्छा ठीक है चलो ठीक है अब समझ गया मैं। ये बेसिकली मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है कि नेगेटिव मोटिवेशन काम कब करता है। देखो नेगेटिव मोटिवेशन एक्चुअली में नेगेटिव है, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव बन सकता है, आपको इसे पॉजिटिव बनाना है। तो जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होने वाली हैं, यानी कि जो अनडिजायरेबल आउटकम्स आपके लिए हैं कि टीम से बाहर हो जाओगे, एग्जाम में फेल हो जाओगे,
मार्क्स नहीं मिलेंगे, मेडल नहीं मिलेगा, ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो ये नेगेटिव इमोशन है आपके लिए कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है इस नेगेटिव मोटिवेशन को यूज करके। तो ये है इसका मतलब, आई फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलो समझ में आ गया, ठीक है। चलो आप लोग को हो सकता है आ गया हो, मुझे थोड़ा सा पढ़ने समझने में दिक्कत हो रही थी। चलो अचीवमेंट मोटिवेशन की बात करते हैं। द ड्राइव टू एक्सेल, रीच गोल्स एंड बी द बेस्ट। तो अचीवमेंट मोटिवेशन क्या कहता है कि ये एक ड्राइव होती है, ठीक है, यानी कि ये एक आपके अंदर से एक फीलिंग होती है कि आप एक्सेल करो, अच्छा करो, अपने गोल्स तक रीच करो और बेस्ट बन के निकलो। ये है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन। एथलीट्स विद हाई अचीवमेंट मोटिवेशन टेक चैलेंजेस सीरियसली। जो एथलीट्स हाई अचीवमेंट मोटिवेशन कैरी करते हैं वो हर चैलेंज को सीरियसली लेते हैं और परसिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि लगातार अच्छी परफॉर्मेंस को करते रहते हैं। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिसिंग एक्स्ट्रा आवर्स टू मेंटेन हिज क्रिकेट परफॉर्मेंस, अ मैराथन रनर एमिंग टू ब्रेक अ पर्सनल रिकॉर्ड। तो ये क्या है, ये अचीवमेंट मोटिवेशन है कि आप खुद से और बेहतर करना चाहते हो और बेस्ट बन के निकलना चाहते हो। देन है सोशल मोटिवेशन, कम्स फ्रॉम ग्रुप बिलोंगिंगनेस, पीयर अप्रूवल एंड सोशल रिकॉग्निशन। तो ये बेसिकली आपके ग्रुप्स की, आपके पीयर ग्रुप की और आपके सोशल सर्कल की बात हो रही है। टीम स्पिरिट, ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड सोशल इंटरेक्शन एनहांस परफॉर्मेंस। अगर आपकी टीम अच्छी है, आपका ग्रुप में पार्टिसिपेशन अच्छा है, लोग आपके साथ मिलजुल के बात करते हैं, चीज़ों को डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं पहले, तो फिर आप और अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अ प्लेयर वर्किंग हार्ड टू गेन रिस्पेक्ट ऑफ टीममेट्स, आपको टीममेट से रिस्पेक्ट चाहिए तो आप मेहनत कर रहे हो। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स फॉर स्कूल प्राइड, तो आप स्कूल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो अलग अलग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में या फिर और कई बार, ताकि आप अपने स्कूल का नाम रोशन कर सको और स्कूल वाले आपको प्रेज करें, आपकी तारीफ करें, आपको अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है। फिर है कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, द नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट स्किल, मास्टरी एंड कंपिटेंस इन अ टास्क। ये क्या है भाई, ये कंपिटेंस मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो आप किसी स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करना, मास्टरी करना या फिर किसी टास्क में कॉम्पीट करना बहुत अच्छी तरीके से, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। एथलीट्स फील मोटिवेटेड व्हेन दे इंप्रूव देयर एबिलिटीज़, जैसे जैसे एक एथलीट की एबिलिटीज़, उनकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अ स्विमर पुशिंग देमसेल्व्स टू इंप्रूव पर्सनल बेस्ट टाइम, अ स्टूडेंट मोटिवेटेड टू लर्न न्यू जिम्नास्टिक्स स्किल परफेक्टली, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आपके एक्स्ट्रा मोटिवेशन के हमने डाले हैं। फिर है लास्ट पावर मोटिवेशन। यहाँ पे आपको पावर हासिल करने की बहुत ज़्यादा चाह होती है, जैसे कि कंट्रोल, इन्फ्लुएंस या फिर डोमिनेशन करना दूसरों के ऊपर। लीडर्स, कैप्टन्स और ऑथोरेटिव पर्सनालिटीज़ जो होते हैं, इनके अंदर पावर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे फॉलो करें और लोग मेरी तारीफ करें और लोग मेरे अंडर काम करते रहें, ठीक है, या फिर मैं उनसे ऊपर रह के काम करता रहूँ। अ टीम कैप्टन मोटिवेटेड टू लीड एंड इंस्पायर देयर टीम, अ कोच एमिंग टू बिल्ड द बेस्ट टीम इन द लीग। तो इनके अंदर क्या है, पावर मोटिवेशन है कि वो बेस्ट बन के दिखाएं और लोग उनके अंडर काम करें, उनके अंदर काम करें, ठीक है। ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, अच्छी चीज है। चलो मोटिवेशन वाला आई थिंक पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्ले थ्योरी की। प्ले थ्योरीज क्या है, मीनिंग ऑफ प्ले देख लो। प्ले इज अ नेचुरल, स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी। इट इज डन फॉर एंजॉयमेंट, ग्रोथ एंड लर्निंग, नॉट जस्ट फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे प्ले का भी मतलब है खेल, खेलो, इंजॉय करो, खुद को ग्रो करो, चीजें सीखो। तो यहाँ पे प्ले का वही मतलब है। और प्ले थ्योरी सीधे सीधे बात करती है कि हमारे लिए प्ले क्यों जरूरी है, एक बच्चे के लिए खेलना क्यों जरूरी होता है। साइकोलॉजिस्ट कंसिडर प्ले एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सारे डेवलपमेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अ चाइल्ड प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड में नॉट एम फॉर अ मेडल बट डेवलप्स टीम वर्क, मोटर स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हम जब गली में क्रिकेट अपने खेलते थे तो हमें कोई ऐसी चाह नहीं होती थी कि हम मेडल जीत जाएं या फिर हम उस टाइम बहुत अच्छा खेल जाएं और सब लोग हमारी तारीफ करें। हम खेल लेते अपनी टीम के लिए, हम खेल लेते अपनी बैटिंग को और अच्छा करने के लिए, अपनी बॉलिंग को और अच्छा करने के लिए और अपने डिसीजन मेकिंग को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जितना भी प्ले वाला पार्ट होता है वो ऐसा काउंट होता है। अब कुछ थ्योरीज देख लेते हैं और इन थ्योरीज से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इस बार नेट के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे इन थ्योरीज से, ठीक है। वो थ्योरीज भी इसमें मेंशन है और क्वेश्चन क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले आपकी है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये दी थी हर्बर्ट स्पेंसर और शाइलर ने, ठीक है। क्या होता है ये, प्ले कम्स फ्रॉम एक्सेस एनर्जी दैट चिल्ड्रन हैव आफ्टर मीटिंग बेसिक नीड्स। तो हर्बर्ट स्पेंसर और शाइलर ने अपनी सरप्लस एनर्जी थ्योरी में क्या बोला, सरप्लस का मतलब समझ में आ रहा है, सरप्लस का मतलब है कि एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इन्होंने इसकी इसी चीज़ की बात करी थी कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो एक्सेसिव एनर्जी बच जाती है वो उसको यूज़ करते हैं खेलने के लिए। प्ले कम्स फ्रॉम द एक्सेस एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है बच्चों के अंदर आफ्टर बेसिक नीड्स। आपको पता होगा कि भाई आप अभी अगर कॉलेज में हो या जॉब में हो तो आप जब कॉलेज या जॉब से आते होगे ना तो आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं रहती होगी। आप या फिर किसी स्पोर्ट खेल के आ रहे हो तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है इस एज में, 20 25 22 साल की एज में। आप क्या करोगे भाई, आपको चाहिए रेस्ट। वहीं छोटे बच्चे होते हैं 8 9 10 साल के,
वो कहीं से खेल के आ रहे होते हैं, उनको दिखता है कि भाई गली में भी क्रिकेट हो रहा है तो वो गली में भी जाके खेलेंगे। तो ये क्या है, ये सरप्लस एनर्जी होती है जो बच्चे अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर उसका यूज करते हैं। ठीक है, दे यूज एक्स्ट्रा एनर्जी इन प्ले एक्टिविटीज, एक्सप्लेन वाई किड्स आर मोर प्लेफुल देन एडल्ट। सेम बात यहाँ पे लिखी है। एग्जाम्पल क्या है, चिल्ड्रन रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग आफ्टर स्कूल इवन व्हेन दे हैव नो स्पेसिफिक गोल। टीचर को कभी देखा है टीचर की छुट्टी हुई हो और वो दीवार फांद के जा रहा हो कि छुट्टी हो गई अब मजा आएगा? नहीं, बच्चों को देखा होगा जो दीवार फांद फांद के जाते हैं, दिन भर थकेंगे, 8 पीरियड पढ़ेंगे, लंच में खेलेंगे, फिजिकल एजुकेशन पीरियड में खेलेंगे, 0 पीरियड में खेलेंगे और छुट्टी के बाद भी खेलते रहेंगे। तो क्या है, ये आपकी सरप्लस एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है, इसका नाम, थ्योरी का नाम, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी, हर्बर्ट स्पेंसर और शाइलर ने, और इसका मतलब क्या है। ये 3 चीजें आपको इनमें याद करनी पड़ेंगी और यही आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन थ्योरी, जो कि दी थी लजार्जस और पैट्रिक ने। ठीक है, ये क्या है, प्ले हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम फटीग, जो थकान हो जाती है उससे रिकवरी लेने में रिक्रिएशन थ्योरी या फिर आपका जो प्ले होता है वो आपकी हेल्प करती है। अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इंगेज इन प्ले टू रिस्टोर एनर्जी लॉस्ट इन वर्क, अपोजिट टू सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये अपोजिट है सरप्लस एनर्जी थ्योरी के, कॉन्ट्राडिक्टरी है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी क्या बोलता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो बची है उसको यूज करते हैं, और इसमें क्या बोलता है कि जो थकान हो गई उसको ओवरकम करने के लिए हम उस एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, दोनों थोड़ी सी अलग बातें। एग्जाम्पल क्या है, ऑफिस वर्कर्स प्लेइंग बैडमिंटन आफ्टर वर्क टू रिलैक्स, तो ये जो ऑफिस वर्कर्स हैं ये थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लेंगे ताकि रिलैक्स हो जाए। स्टूडेंट्स प्लेइंग गेम्स आफ्टर स्टडिंग फॉर आवर्स, तो बहुत घंटे पढ़ने के बाद आप लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गेम वगैरह भी खेलते हैं। जैसे कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट रेस्ट करके BGMI खेलो, थोड़ा गेम खेलो, वीडियोस देखो, यूट्यूब पे हंसो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर थर्ड है आपका इंस्टिंक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन इस बार आया था नेट के पेपर में और इसमें आपसे पूछा था कि रिक्रिएशन थ्योरी किसने दी है, तो लजार्जस और पैट्रिक, इसमें आपका ऑप्शन आया था। देन है आपका इंस्टिंक्ट थ्योरी, ये कार्ल ग्रूस ने दी थी। ये क्या बोलती है, प्ले प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर लाइफ रोल्स। अब देखो, आपने देखा होगा डोरेमोन वगैरह आप देखते होगे, शिनचैन देखते होगे। इंडिया में तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, बट इन जापानीज कार्टून में तो बहुत देखा है, और कोरियन कार्टून्स में भी कुछ देखा है कि बच्चे बचपन में घर घर खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने फ्यूचर में जो चीज़ें उनको करनी है उस चीज़ को वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो उनके फ्यूचर लाइफ रोल्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपके यहाँ पे बोल्ड में लिखी हुई है ना, इनको आप ज़रूर दिमाग में रखना। इनसे भी सीधे सीधे आपके थ्योरी का नाम पूछा जा सकता है कि इस स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए कौन सी थ्योरी ने बात करी है। ठीक है, तो फ्यूचर लाइफ रोल्स को अचीव करने के लिए बच्चे गेम वगैरह ऐसे खेलते हैं, डॉक्टर घर घर, जिसमें हस्बैंड बनते हैं, वाइफ बनते हैं, बच्चे बनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई नर्स बनता है, कोई डिलीवरी वाला बनता है, कुछ भी बनते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। थ्रू प्ले चिल्ड्रन प्रैक्टिस स्किल्स दे विल नीड इन अडल्टहुड, जो उनको अडल्टहुड में चीजें करनी है वो पहले से ही बचपन में खेल के पूरी कर रहे होते हैं। कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक थ्योरीज, तो ये वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक थ्योरी या फिर साइंस बेस्ड है कि भाई ऐसा एक्चुअली में बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्लेइंग हाउस, प्रैक्टिसिंग सोशल फैमिली रोल्स, यंग एनिमल्स फाइटिंग प्लेफुली, प्रिपेयरिंग फॉर द रियल डिफेंस, जो आपने देखा होगा छोटे एनिमल्स होते हैं, डॉग वगैरह होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो पाए कि एक्चुअली में अगर कभी लड़ाई हो तो कैसे लड़ना है। इन स्पोर्ट्स, किड्स प्रैक्टिसिंग कैच थ्रो, प्रिपेयरिंग फॉर रियल गेम्स, हम लोग बचपन में कैच भी खेलते रहते हैं तो ताकि हम आगे जाके कोई गेम खेलें तो और बेहतर उसमें कैच कर पाए। देन नेक्स्ट इज रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ये आपकी है, ये आपकी दी है जी स्टैनली हॉल ने। ये क्या बोलते हैं, प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू रीलिव इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो, ये है कॉन्ट्राडिक्टरी किसके, ये है कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्टिंक्ट थ्योरी के। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है कि ठीक अपोजिट। इंस्टिंक्ट थ्योरी में क्या बोला कि बच्चे बचपन में घर घर और डॉक्टर से गेम खेलते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या बोलता है कि बच्चे वो गेम तो खेलते हैं लेकिन फ्यूचर की तैयारी नहीं करते, उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज जो चीज़ें कर चुके हैं वो उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ये होता है आपका रिकैपिटलाइजेशन थ्योरी का मतलब। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके जो पूर्वज लोग थे, इनमें कोई डॉक्टर था और आज के मॉडर्न ज़माने में अगर कोई उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या और एक डॉक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्यूचर डॉक्टर, और इसको मैं लिख देता हूँ मी, ठीक है, मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ या बनने वाला हूँ या बनना चाहता हूँ, दैट इज मोर बेटर। तो रिकैपिटलाइजेशन थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ पे बच्चे जो गेम को खेल रहे हैं वो इसलिए नहीं खेल रहे हैं ताकि उनको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है या फिर वो उसकी प्रैक्टिस कर पाए, वो इसलिए खेल रहे हैं कि उनका कोई पूर्वज डॉक्टर था या फिर उनके पूर्वज डॉक्टर हुआ करते थे तो वो उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जबकि इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या बोलती है, जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी, इंस्टिंक्ट थ्योरी के हिसाब से कि यहाँ पे जो बच्चा ये यहाँ पे जो गेम खेल रहा है इंस्टिंक्ट थ्योरी के थ्रू,
वो उसको अपने एंसेस्टर से कोई मतलब नहीं है, वो तैयारी कर रहा है अपने फ्यूचर में डॉक्टर बनने की। तो ये दोनों थ्योरी जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती, ठीक है। चलो एग्जाम्पल क्या है, चिल्ड्रंस क्लाइंबिंग, रीलिविंग ट्री ड्वेलिंग एंसेस्टर्स, जो पूर्वज पेड़ों पे चढ़ा करते थे। हंटिंग गेम्स रिफ्लेक्टिंग प्राइमेटिव सर्वाइवल स्किल्स, जैसे पुराने जमाने में लोग भाला लेके जानवरों को मारते थे, तो अगर आज कोई हंटिंग गेम खेल रहा है तो इसलिए खेल रहा है क्योंकि हमारे पूर्वज खेला करते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उसको बड़े होके आर्चर बनना है। बड़े होके आर्चर बनना है तो वो इंस्टिंक्ट थ्योरी को फॉलो कर रहा होगा। ग्रोथ डेवलपमेंट थ्योरी क्या बोलती है, प्ले सपोर्ट्स फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, प्ले इज एसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल क्या है, स्पोर्ट्स इंप्रूविंग मसल कोऑर्डिनेशन और पजल गेम्स एनहांसिंग कॉग्निटिव स्किल्स। तो ये तो नाम से समझ में आ रहा है। देन एक है आपकी कैथारसिस थ्योरी, जिसको एरिस्टोटल और फ्रूड ने दिया था, ठीक है। आइडिया क्या है, प्ले हेल्प्स इन इमोशनल रिलीज, तो जो प्ले है वो इमोशनल रिलीज में मदद करता है। सप्रेस्ड इमोशंस लाइक एग्रेशन एंगर स्ट्रेस और रिलीज थ्रू प्ले प्रिवेंट्स मेंटल टेंशन एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। तो प्ले क्या करने में मदद करता है कि हमारे जो भी एग्रेशन है, जो भी एंगर है, जो भी स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, उस चीज़ को खत्म करने में प्ले मदद करता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड ब्रेकिंग टॉयज व्हेन एंग्री, इमोशनल रिलीज, बच्चे गुस्से में जब आते हैं तो तोड़ देते हैं अपने खिलौनों को, और बड़े लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं वो गुस्से के रिलीज हो जाते हैं। और लास्ट क्या है, एथलीट्स यूजिंग बॉक्सिंग और रेसलिंग टू रिलीज एग्रेशन, और वही कुछ एथलीट्स होते हैं जो उस गुस्से को यूज करते हैं बॉक्सिंग या रेसलिंग में सामने वाले को तोड़ने के लिए, तो वहां पे भी उनका जो एग्रेशन है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये है साथ में थैंक यू। तो आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। कितनी देर की वीडियो हो गई भाई, 35 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इन टॉपिक्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे और एमसीक्यूज जो है बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। प्लस अगर आपके कुछ क्वेश्चन अब इससे आएंगे तो वो भी आप आराम से उनको फॉलो कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आप जल्दी हम लोग नए सब्जेक्ट्स के साथ अपना दोबारा से स्टार्ट करेंगे। कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हो, या फिर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।